नमस्ते भाइयों और बहनों, आपका एसेस ऑफ ओलंपिक्स में दोबारा एक अनूठे व्यक्ति के साथ साक्षात्कार होने जा रहा है। ओलंपिक्स, स्किलिंग का ओलंपिक्स, दिव्यांगजनों के हुनर का ओलंपिक्स, ये है ओलंपिक्स। एसेस ऑफ ओलंपिक्स में हम ऐसी प्रतिभाशाली व्यक्तियों को बुलाते हैं जिन्होंने अपने कर्मठ और दृढ़ निश्चय से सब कुछ प्राप्त किया। उनकी दिव्यांगता उनके लिए बाधा नहीं, उनके लिए एक पथ बना जिस पे वो अग्रसर होकर के नई ऊंचाई, नई शीर्ष छूने की उन्होंने क्षमता रखी। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं जगदीश पटेल। लेकिन उससे पहले एक मुझे अच्छी सी दो पंक्तियां याद आती हैं, कुछ इस प्रकार। जमीन साजिश में है, जमीन साजिश में है, सब ख्वाब टूट जाना है। जमीन साजिश में है, सब ख्वाब टूट जाना है। ए मानव अपने परों को तेज कर लो, क्योंकि हमें तो घर आसमां में बनाना। तो शायद ऐसी ही ख्वाहिश, ऐसे ही विचार रखते हुए जगदीश जी ने सुरेंद्र नगर से, जहां पर उनका जन्म हुआ, गुजरात की एक छोटी सी जगह सुरेंद्र नगर, जहां पर इस प्रतिभाशाली व्यक्ति ने अपना जन्म लिया, वहां से सूरत तक की यात्रा की। सूरत जो भारत का एक बहुत ही प्रगतिशील शहर है, भारत के चुनिंदा 5 शहरों में सबसे तेज प्रगति करता हुआ ऐसा शहर। तो आज हम सुनेंगे जगदीश पटेल की कहानी, उनकी जुबान से, उनके दृष्टिकोण से। जगदीश जी नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है एसेस ऑफ ओलंपिक्स में। आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि आप हमारे साथ जुड़े। नमस्ते सर, थैंक यू। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि मैं सार्थक के साथ और ओलंपिक के साथ जुड़ा हुआ हूं सर। तो जगदीश जी, मेरा पहला प्रश्न है, अपने आप जन्म के पश्चात बताइए कि क्या आपको दिक्कतें आई, क्या समस्याएं आई। अपनी दिव्यांगता के बारे में बताइए, आपके माता पिता के बारे में बताइए, अपने समाज के बारे में बताइए। जब समाज को पता चला कि आपकी कुछ दिव्यांगता है, तो कैसा दृष्टिकोण बदला आपके प्रति और आपके माता पिता के प्रति। सर एक्चुअली मेरा जो बर्थ है वो सुरेंद्र नगर के एक छोटे से गांव, मालवण गांव है, वहां पे हुआ था। मेरे फादर जो है वो एक किसान है। तो एक्चुअली मेरा जब बर्थ हुआ तब तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट मैं जब 9 मंथ का हुआ, 9 मंथ का, आफ्टर 9 मंथ मुझे पोलियो हुआ। अब गांव में तो कुछ उतनी फैसिलिटीज रहती नहीं है, तो कैसा हुआ कि पोलियो हुआ तो काफी दिन बाद तो मतलब मेरे पेरेंट्स को भी एहसास हुआ कि इस बच्चे को कुछ हो गया है जो अलग है। तो फिर वो मुझे 3-4 दिन बाद, मतलब पोलियो अफेक्ट होने के 3-4 दिन बाद मुझे हॉस्पिटल ले गए। तो अब तक क्या था कि पूरा काफी इफेक्ट हो चुका था पूरे बॉडी पे पोलियो का। मतलब तब तो ऐसा था कि मेरे हाथ में, पैर में और यहाँ तक कि बहुत, मतलब पूरा शरीर जो था वो पोलियो के उस पे आ गया था। बट मेरे फादर ने और मदर ने काफ़ी मेरे लिए वो किया, स्ट्रगल किया और काफ़ी सारे अस्पताल में उपचार करवाया, तब जाके थोड़ा सा सुधार हो पाया। बट जो परमानेंट डिसेबिलिटी थी दोनों पैरों में और कमर में, आज तो एक टाइम पे ठीक रह गए, बट
कमर और दोनों पैरों, मतलब कमर से नीचे दोनों पैरों में वो परमानेंटली डिसेबिलिटी हो गई, ऐसा हुआ। फिर मेरा बचपन जो है वो तो गाँव में ही गुज़रा, और फर्स्ट स्टैंडर्ड भी मैंने गाँव के स्कूल से ही स्टार्ट किया पढ़ना, पहली क्लास जो थी वो। बट एक्चुअली प्रॉब्लम ये होता था कि मेरे फादर किसान थे। अब वो खेत में गए हो, तो उनको मेरे को स्कूल छोड़ने के लिए खेत से वापस आना पड़ता था। फिर स्कूल छोड़ने जाते, शाम को जब मैं स्कूल से छूटता, तो वापस उनको खेत में काम करते-करते वापस आना पड़ता, और मेरे को स्कूल से घर लाना पड़ता। क्योंकि फादर और मदर दोनों खेत में ही काम करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि घर पे कोई और होगा, और बराबर। और घर पे और भी होते हैं, तो वो सब क्या है कि हमारे वहाँ पे सब किसान ही है, तो सब खेत में ही रहते हैं तो सब ज़्यादातर व्यस्त तो। रहेंगे। जी, जी। तो ये मतलब पहली क्लास जो थी इस तरह से मेरी खत्म हुई, बट बहुत दिक्कतें थी उस टाइम पे। फिर मेरे गाँव के बाजू में एक दूसरा भी हैंडीकैप लड़का था, तो उनके फादर थे, उन्होंने ये कहीं से ढूँढा कि अहमदाबाद में एक स्पेशल स्कूल है डिसेबल्ड बच्चों का। तो फिर सेकंड स्टैंडर्ड से मेरा जो एडमिशन था वो वहाँ पे अहमदाबाद में हुआ। अहमदाबाद में जो कि स्पेशल डिसेबल्ड बच्चों का स्कूल था। अपंग मानव मंडल करके है, वस्त्रापुर अहमदाबाद में। तो वहाँ पे फिर मेरा सेकंड स्टैंडर्ड का स्टार्ट हुआ। वहाँ पे कैसा था, मैं बहुत छोटा था, और हॉस्टल में रहना थोड़ा वो होता था कि भाई कपड़े खुद से धोने हैं, सब कुछ अपने आप ही करना है, और इतना छोटा था तो थोड़ा वो हुआ। बट क्या सा था कि वहाँ पे वो भी लगा कि चलो भाई मेरे जैसे और भी तो बच्चे हैं, ऐसा तो नहीं है हाँ, कि मैं अकेला ही हूँ खिलाऊँ। दुनिया में। तो वो एक थोड़ी हिम्मत हो गई मेरे लिए कि भाई मैं अकेला ही दुखी नहीं हूँ, पूरी दुनिया मेरे साथ है। मतलब दूसरे भी दुखी है मेरे जैसे। तो फिर मेरा पढ़ना चालू रहा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे मतलब करता रहा। फिर एक्चुअली बदलाव जो आया ना मेरी लाइफ में वो 8th स्टैंडर्ड से आया, खास तो 8th स्टैंडर्ड में क्या हुआ कि प्राइमरी के बाद जब सेकेंडरी स्कूल में आया, तो वहाँ पे टीचर चेंज हो जाते हैं। तो एक टीचर थे जो उन्होंने मेरे में खास इंटरेस्ट लिया, वो लैंग्वेज के टीचर थे। एक्चुअली क्या था, मैं पढ़ाई में उतना मतलब मैं पढ़ाई में अच्छा था, बट कैसा था कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, जैसे कि मुझे गुजराती लैंग्वेज और साइंस, ये 2 बहुत पसंद थे। क्या? मैथ्स, इंग्लिश वगैरह उतना पसंद नहीं था, मैं फ्रैंकली बोलता हूँ, बराबर है? जी। तो कैसा था कि मैं हमेशा ही लाइब्रेरी वहाँ पे उतनी अच्छी थी नहीं स्कूल में, बट जितनी भी थी मतलब वो टीचर वही ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये कोई भी बच्चा उतना लाइब्रेरी का यूज नहीं करता है जितना ये करता है। मतलब मुझे पढ़ने का पता नहीं क्यों काफी शौक था, मतलब मैं वहाँ की जितनी भी बुक्स थी मतलब कवर कर चुका था क्या वहाँ बात तक। है? हाँ, और यहाँ तक कि वो टीचर भी थे ना, वो मेरे को खुद से दूसरे के वहाँ से भी बुक्स लाके मुझे देते थे पढ़ने के लिए। तो ये एक मेरे लिए बहुत, वो टीचर ने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया, और फिर उससे मैंने काफ़ी मतलब कि, और उन्होंने मुझे एक चीज़ 2 चीज़ें बताई थी कि जगदीश तू कभी भी है ना, मतलब उन्होंने मेरे से ये डिमांड की थी कि तू जब भी मरे ना तो एज अ स्टूडेंट मरना। ये उन वो टीचर की एक डिमांड थी। तो और मैंने वो एक्सेप्ट की थी कि हाँ मैं जब भी मरूंगा तो एज अ स्टूडेंट ही मरूंगा मतलब। तो फिर कैसा हुआ, मैंने 10th क्लियर किया, बराबर। फिर मैंने 12th क्लियर किया। अब 12th तक मैं स्पेशल स्कूल में ही पढ़ा, बट उसके बाद जो स्ट्रगल जो शुरू हुई ना, क्योंकि वो तो स्पेशल स्कूल था इसलिए स्ट्रगल तो हुई पर उतनी नहीं, बराबर। क्योंकि बाद में जब सोसाइटी में एंट्री हुई तब बात अलग हो जाती है पूरी। तो एक्चुअली 12th में तो मेरे अच्छे परसेंटेज आए थे, उसमें तो कोई वो नहीं था, मतलब उस टाइम पे मैंने अच्छे परसेंट लेके आया था। तो मुझे लगा कि चलो अब मुझे टीचर बनना है, तो
पीटीसी करूँगा, बराबर है। मेरे परसेंटेज भी अच्छे थे, बट फिर मैंने पीटीसी के लिए अप्लाई किया और हुआ ऐसा कि वहाँ पे सबको फिर जितने भी डिसेबल्ड पर्सन है उनको स्क्रीनिंग की जाती है, मतलब सबको बुला के उनको चेक करते हैं, फिर वो एडमिशन देते हैं। जी अब एक्चुअली उसमें हुआ ऐसा कि मेरा तो जो मेरिट लिस्ट था उसमें काफ़ी ऊपर ही नंबर था, इसलिए मुझे तो वो था ही कि मैं इस पे मेरे को कोई क्लियर हो दिक्कत जाएगा। नहीं होगी। हाँ, बट मेरी डिसेबिलिटी की वजह से मुझे एडमिशन नहीं दिया गया या और इस बात का मुझे इतना वो लगा कि मैंने ये सोचा कि अभी मैं कभी भी पढ़ूंगा ही नहीं जिंदगी में, मतलब कभी भी मैं नहीं पढ़ूंगा, ऐसा मुझे वो हुआ। ऐसी सोच हुई आपकी। हाँ, क्योंकि सच में मतलब मेरे में कैपेबिलिटी थी, बट डिसेबिलिटी की वजह से मुझे वो किया गया। तब रोक किसी दिया के गया। भी हाँ, तो किसी को भी ऐसा हो सकता है कि क्या अभी ऐसा पढ़ने से क्या फायदा जब अच्छे मार्क्स होके भी मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर कैसा हुआ कि मैं अब कुछ तो करना ही पड़ेगा, बराबर, ऐसा तो है नहीं। फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी, अच्छे परसेंटेज होने के बावजूद भी 12th के बाद। और वैसे मेरे फादर की फाइनेंशियल कंडीशन भी उतनी नहीं थी, और मेरे फादर जो थे वो सूरत शिफ्ट हो गए थे क्योंकि खेती में भी उतना कुछ था नहीं, तो वो यहाँ पे सूरत में शिफ्ट हुए थे जब मैं हॉस्टल में था। तो बट मैंने बोला कि मैं तो गांव में ही रहूँगा, मैं सूरत नहीं आऊँगा क्योंकि मुझे अभी पढ़ना नहीं है। और तो फिर मैंने गांव में ही रह के 6 महीने डायमंड पॉलिशिंग का काम किया, क्या बात, क्या बात। बराबर। फिर मेरे फादर बोले कि तू आ जा सूरत। मैं बोला एक शर्त पे आऊँगा, मुझे पढ़ने का नहीं, बोलने का। तो मैं आऊँगा। तो वो एक टाइम पे राजी भी हुए, चलो भाई कोई बात नहीं, आ तो रहा है ना सूरत। फिर वो मैं आ गया सूरत। फिर यहाँ पे भी मैंने क्या था कि मेरे को बैठे रहना पसंद नहीं था, तो मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे काम शुरू किया, टीवी, टैप, रेडियो रिपेयरिंग वगैरह करने का। जी जी। वहाँ पे वो काम शुरू किया। फिर मेरे फादर ने एक बार एक न्यूज़पेपर का कटिंग लेके आए कि आईटीआई में स्टेनोग्राफर की एडमिशन हो रही है। तो उनका मतलब वो बोल तो नहीं सकते थे मुझे डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली उन्होंने मुझे ये दिखाया, ये पेपर का कटिंग। तो मैं समझा कि चलो भाई कोई बात नहीं, फादर की इच्छा है। और मुझे वो टीचर भी याद आए कि तू जब भी मरे तो एज अ स्टूडेंट मरना, रेडी मिले। बराबर। तो मैंने फिर से स्टार्ट किया, आईटीआई स्टार्ट किया। तो आईटीआई में मैंने स्टेनो कम कंप्यूटर ऑपरेटर से स्टार्ट किया। वो खत्म हुआ तो कंप्यूटर ऑपरेटर कम प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में एडमिशन लिया। अभी वो चल ही रहा था कि मैंने साइड बाय साइड ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन में भी एडमिशन लिया, क्या बात। बराबर। फिर ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। अब प्रॉब्लम ये था कि फीस तो भरनी थी, बराबर है, फीस भरे बगैर तो चलता नहीं है। तो साइड बाय साइड जॉब शुरू करनी पड़ी। क्या बात, तो 3-3 काम एक साथ। हाँ बिल्कुल, बराबर। मतलब 3-3 काम एक साथ करने पड़े थे मुझे, और उसमें काफ़ी मतलब स्ट्रगल थी एक्चुअली। क्योंकि कैसा था कि जो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट वगैरह है वहाँ पे आज भी एक्सेसिबिलिटी आज भी नहीं है। उस जमाने की तो बात छोड़ो, मैंने जब किया तब 2000 का साल था, 99 और 2000 का ईयर था। अभी आज भी नहीं है, तो उस जमाने में तो सोच ही नहीं सकते कि उस जमाने में एक्सेसिबिलिटी होगी। इवन मेरे को वॉशरूम जाना हो तो मेरे लिए इतनी दिक्कत थी कि बात जाने दो, मतलब अब घर से वहां पे तो गया, पर अभी वॉशरूम कहाँ जाए, बराबर है। तो काफी दिक्कतें थी, बट एक था कि चलो भाई करना तो है, अब जो भी है उसमें तो कुछ
कर नहीं सकते, प्रॉब्लम है तो है, बराबर है। तो साइड बाय साइड जॉब करता रहा, ग्रेजुएशन किया, आईटीआई भी किया। फिर आईटीआई में भी मैंने कंप्यूटर ऑपरेटर कर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट खत्म करके वेब डिजाइनिंग का कोर्स खत्म किया। इस तरफ मैंने बीकॉम खत्म किया। फिर मैंने बीए स्टार्ट किया। अब कोई ऐसा बंदा आपने पहले देखा होगा जो आर्ट्स में भी ग्रेजुएट है, कॉमर्स में भी ग्रेजुएट है, शायद ही कोई ऐसा होगा, बराबर। और देखने वाली बात है कि ना मैं कॉमर्स लाइन में हूँ, ना आर्ट्स लाइन में हूँ, बना हूँ इंजीनियर। क्या बात, क्या बात। और एक्चुअली इंजीनियर बनने की मेरी तो पहले से ही इच्छा थी, बट प्रॉब्लम क्या था कि जब मैं पढ़ता था 10th, उस टाइम पे कैसा था कि डिसेबल्ड बच्चों को 11th में साइंस ऑफर नहीं किया जाता था, बराबर। ये एक उस टाइम पे बड़ी प्रॉब्लम थी। ये तो अभी भी कैसा है, अभी तो कितने सारे लड़त करने पड़ते हैं, तब जाके कोर्ट में केसेस हुए, उसके बाद ये ऑफर करना स्टार्ट हुआ है। ये एक अभी भी। और देखिए विडंबना तो देखिए कि आज भी ऐसी है कि काफी सारे आप एमबीबीएस में कई सारे बच्चों ने बाहर साइंस तो कर ली है, बराबर है, बट एमबीबीएस में एडमिशन लेने जाते हैं ना, तो उनको डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग ना दिया जाता है। फिर उनको कोर्ट केस करना पड़ता है, फिर कोर्ट से हुक्म लेके आना पड़ता है, ऑर्डर लेके आना पड़ता है, और फिर वो एमबीबीएस कर पाते हैं। ऐसा देखा गया है ज्यादातर। तो उस टाइम पे कैसा था, एक्चुअली मुझे तो साइंस में इंटरेस्ट था, तो मुझे तो ऐसा ही था। बट फिर तो ये जो कुछ हादसे हुए थे, इसलिए मैंने तो वो पढ़ाई भी छोड़ दी थी। बट बाद में तो फिर मैंने बीए किया, बीकॉम किया, एलएलबी किया, फिर पीजीडीसीए किया, बराबर। और फिर साथ में जॉब भी करता रहा। मैं एज अ ट्रेनर था, मतलब कंप्यूटर कोर्स का ट्रेनर था गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज में। 5 साल तक मैंने वहां पे जॉब किया। फिर ये सब पीजीडीसीए किया। फिर पीजीडीसीए के बेस पे मैं एक गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट कंपनी है जीआईपीसीएल करके, उसके अंदर मेरी जॉब लग गई। उसमें इंटरव्यू दिया और मेरा हो गया। वहां पे फिर मैं आईटी फील्ड में चला गया प्योरली। और मुझे जो इंजीनियर बनना था, पीजीडीसीए किया, इसलिए फिर मैं उस तरफ चला गया, बराबर। और उसके बाद तो मैंने पीजीडी एमएडी भी किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। और करंटली अभी भी, मतलब मेरी इतनी एज हो चुकी है, अभी मैं 44 ईयर है, फिर भी मैं अभी एमबीए भी कर रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात। मतलब जो वो टीचर का था ना कि जब मरूंगा तो एज अ स्टूडेंट मरूंगा। क्या बात है जगदीश जी। बहुत अच्छी, बहुत इंस्पिरेशनल, बहुत ही प्रेरणाजनक व्यक्तित्व है आपका। आपने जो बताया कि कैसे पढ़ते रहना चाहिए, और कितनी भी विपत्ति आए, कार्य ज्यादा कीजिए, कर्मठ ज्यादा बनिए, कार्यशील के प्रति अपना अपना ध्यान ज्यादा लगाइए, और सारी दुविधाएं, सारी जो दिक्कतें हैं वो स्वयं समाप्त हो जाए। बहुत बढ़िया। मेरा आपसे दूसरा प्रश्न है जगदीश जी, आप सार्थक नेशनल एपिलेम्पिक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इससे कैसे जुड़े, और वहां की कुछ उपलब्धियों के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ सर, एक्चुअली कैसा है कि मैं एबिलिम्पिक के साथ उस टाइम पे जुड़ा जब मैं एज अ ट्रेनर जॉब कर रहा था, कंप्यूटर सिखाता था वगैरह था। तो वहाँ पे काफ़ी डिफरेंटली एबल बच्चे भी आते थे जिनको मैं कंप्यूटर सिखाता था, बराबर, गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज में। फिर एक बार ये आया, मतलब अहमदाबाद में एबिलिम्पिक की कंपटीशन होने वाली थी जी। तो हमने सोचा चलो सब पार्टिसिपेट करते हैं। बट प्रॉब्लम ये था कि वहां तक जाए कैसे, मतलब सबको लेके जाना है। और फिर तो उस टाइम पे तो हमने छोड़ दिया, वो एबिलिम्पिक हम ज्वाइन नहीं कर पाए, क्योंकि आने जाने का खर्चा सब कुछ काफ़ी दिक्कत होती है, मतलब। और एक सच बात बोलूँ ना, तो अपने देश की सबसे खतरनाक विडंबना ये है कि देखो अभी पेरिस ओलंपिक चल रहा है, बराबर है ना। अभी आप है ना स्टेटिस्टिकली मेजर करना, स्टेटिस्टिकली कि नॉर्मल जो है वो कितने लोग जाते हैं ओलंपिक में, और जो डिसेबल्ड है वो पैरालंपिक में कितने जाते हैं।
और नॉर्मल जितने जाते हैं उसमें से कितने परसेंटेज मेडल लेके आते हैं, और डिसेबल्ड जो जाते हैं उसमें से कितने परसेंटेज मेडल लेके आते हैं, बराबर है। अब ये सही में बहुत सोचने जैसी बात है ये। और फिर देखने वाली बात ये है कि नॉर्मल को जितनी सुविधाएं मिलती है, डिफरेंटली एबल को ना वो इनाम मिल पाता है और ना ही सुविधाएं मिल पाती है टिल डेट। ये अपने देश की सही में बड़ी विडंबना है, ये देखा जाए तो उस टाइम पे हम ये पहला ओलंपिक तो चूक गए। फिर हमने ऐसा ट्राई, मतलब फिर कैसा था कि हमने ऐसा किया कि भाई जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो वो सूरत में हो। तो नेक्स्ट टाइम जो ओलंपिक हुआ उसमें सूरत में डिस्ट्रिक्ट लेवल का हुआ, तो उसमें हमने पार्टिसिपेट किया। और मेरे तो कैसा था कि मेरा तो फील्ड ही यही था, और मतलब उसमें कोई वो दो राह ही नहीं थी कि कुछ ना कर पाऊँ, मतलब। तो मैंने दोनों में गोल्ड मेडल लिए थे उस टाइम पे, पीसी असेंबली और डेटा वेब डिजाइनिंग, दोनों में। फिर स्टेट लेवल पे हुआ तो अहमदाबाद जाना पड़ा, फिर अहमदाबाद गए, वहाँ पे भी गोल्ड मेडल आया। उसके बाद जब नेशनल हुआ तो नेशनल के लिए भी गए उस टाइम पे, और नेशनल में भी पीसी असेंबली में गोल्ड मेडल आया। क्या बात। और उसके बाद अभी गोल्ड मेडल होने की वजह से इंटरनेशनल के लिए सिलेक्ट हुआ पीसी असेंबली में, और जापान के लिए भी सिलेक्ट हुआ, और मैं जापान में भी इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ एक बार। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, उत्तम। तो जगदीश जी, आपकी ये जो आपने व्याख्या दी, आपने जो बताया, जो उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलता है कि आज की युवा, और आपने बहुत एक अच्छा सा एक विरोधाभास प्रकट किया कि जिनको हम कहते हैं सो कॉल्ड फुल्ली एबल्ड पीपल, जो सब तरफ से दुरुस्त दिखते हैं, जिनमें दिव्यांगता नहीं है, उनको ज्यादा आप मदद मिलने के बावजूद उनकी जीत की जो परसेंटेज है, उनकी जो जीत का प्रतिशत है, वो बहुत न्यूनतम है। तो यही हमें शायद आज समाज में भी दिख रहा है, जहां पर जो दिव्यांगजन नहीं है वो काफी बार छोटी सी समस्या होती है तो हार मान जाते हैं, छोटी सी समस्या होती है तो उत्तेजित हो जाते हैं, कोपित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। बहुत सारे लोग तो अपने स्वयं हानि कर लेते हैं। तो ऐसे समाज, ऐसे युवा वर्ग को आप क्या एक छोटा सा संदेश देना चाहेंगे अपनी जीवन और अपने जो आपके साथ जो गतिविधियां हुई उनको मद्देनजर देखते हुए आप क्या एक छोटा सा उनको एक मोटिवेशनल चीज बताना चाहेंगे, जो जैसे आपने बताया आपके टीचर की बात वो अब किसी को भी नहीं भूलेगी कि मरते समय तक आपको शिष्य बन के ही रहना है। ये एक जो आपने एक सुदृढ़ बात बोली, ये शायद मुझे और मेरे सारे दर्शकों को, हमारे सारे दर्शकों के जहन में, दिमाग में बैठ जाएगी। तो ऐसा ही कुछ बताइए जिससे लोगों में बदलाव आ सके, एक अच्छे भारत के निर्माण के लिए एक अच्छा बदलाव आ सके। सर, इसके लिए है ना, मेरे जिंदगी का एक प्रसंग है जो मैं बताना चाहता हूँ। मतलब एग्जैक्टली होता क्या है, हम दूसरे के बारे में बहुत सोचते हैं, मतलब कि ये एक्चुअली कैसा है कि हम जब डिसेबल्ड बच्चा होता है ना तो उसको तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे ये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, ये कहाँ जाएगा, बराबर है, ये क्या होगा, इसकी ना शादी होगी ना इसको जॉब मिलेगी, बराबर है, काफी कुछ, मतलब वो रहता है। अभी मेरा ऐसा मानना है कि ये जो सब सुनने को मिलता है ना, उसको अपनी ताकत बनानी है। मतलब उसको नेगेटिवली नहीं लेना है, उसको ऐसे लेना है कि इसका जवाब मैं बिना बोले कैसे दूं, बिना बोले, बराबर है। ऐसा नहीं है कि उनके साथ झगड़ना है, उनको बिना बोले कैसे जवाब देना है, बराबर। अभी एक्चुअली कैसा होता है कि जिंदगी कुछ ऐसा सिखाती है ना जो बहुत जगह से सीखने को नहीं मिलता है। मेरी जिंदगी में भी ऐसा ही एक बार हुआ था कि जिसकी वजह से ये सोच आई मेरे में
कि भाई दुनिया कुछ भी कहे, कुछ भी सोचे, मेरे को अपने राह पे आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। एक्चुअली हुआ था ऐसा कि उस टाइम पे क्या था कि जॉब थी नहीं, तो मैं पीसी रिपेयरिंग का वो न्यूज़पेपर में एक छोटा-सा ऐड दिया करता था। उस टाइम पे ₹50 की ऐड दे सकते थे हम, और उसमें 10 वर्ड्स लिख के, 10 से ज़्यादा वर्ड्स नहीं होने चाहिए। वो जो टचुकड़ी-जार खबर आती है ना छोटी-सी न्यूज़पेपर में। तो मैं ऐसा करता था कि हर संडे को उसमें दे देता था, और मेरे दोस्त का मेरे पास मोबाइल नहीं था, तो दोस्त का मोबाइल नंबर दे देता था उसमें। तो वो कैसा था कि वो फिर किसी का अगर क्लाइंट का फ़ोन आता था तो वो मेरे को बताता था, और फिर मैं जाता था रिपेयरिंग के लिए। तो एक बार ऐसा हुआ कि उसमें कॉल आया कि भाई मेरा कंप्यूटर खराब है, आप आके रिपेयर कर जाओ। अब कैसा हुआ कि मैं वहाँ पे गया। अब वो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग थी, बराबर है, अपार्टमेंट था, और वहाँ पे लिफ्ट नहीं थी। अब मेरे को 5वें माले पे वो रिपेयरिंग के लिए जाना था, बराबर है। तो अब फिर वहाँ पे काफ़ी सारे लोग, वहाँ पे जो अपार्टमेंट में नीचे पार्किंग होता है, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग बैठे भी हुए थे। अब मैं तो क्राउलिंग करके चलता था, बराबर है, और मैं ट्राइसिकल लेके जाता था मतलब। तो मैं गया वहाँ पे, फिर मेरे को अंदर ही अंदर ऐसा विचार आया, अरे इतने सारे लोग देख रहे हैं, मैं ऐसे क्राउलिंग करके जाऊँगा, कैसा लगेगा? क्या होगा? बराबर है। मेरे मन में काफ़ी सारे विचार आए। एक टाइम पे ऐसा भी सोचा, चलो यार वापस चला जाता हूँ, क्या है? बराबर। फिर फिर सोचा चलो ना चलते हैं एक बार। फिर मैं क्राउलिंग करके ही 5 माले चढ़ गया। फिर जाके वहाँ पे उसका पीसी चेक किया, कंप्यूटर ठीक किया, और ₹150 फीस लेके मैं नीचे आ गया, बराबर। फिर जब मैं नीचे आके मेरी ट्राइसिकल में मैं बैठा, तब मैंने सोचा कि अगर मैं सबकी परवाह करते हुए ऊपर नहीं गया होता, तो क्या ये ₹150 मेरी जेब में होते? और ये मेरी लाइफ का लेसन था कि जो करना है उसकी राह पे आगे बढ़ना है, किसी की सोचना नहीं है, बराबर। तो उस तरीके से तो फिर मैं पढ़ा भी, जॉब भी किया। इवन अभी तो मैं मतलब काफ़ी अच्छी कंपनी में एज़ अ सीनियर फुल स्टैक डेवलपर जॉब कर रहा हूँ। क्या बात। और मतलब कि मैंने शादी भी की हुई है, 2 बच्चे भी हैं। ऐसा मतलब कि मैं कभी भी ऐसा सोचा ही नहीं कि भाई दुनिया जो सोचे वो उसकी सोच है। मेरे को जो करना है, आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। तो मेरा नॉर्मल लोगों से यही है कि आप जो थोड़े से में जो हार जाते हो ना, ऐसे हारना नहीं है। वो तो कोई कुछ भी कहे, अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रह के आगे बढ़ते रहना है। बहुत बढ़िया जगदीश जी। करना है, आगे बढ़ना है, रुकने की संभावना ही नहीं है। बहुत बढ़िया। जगदीश जी, आपसे मुलाकात हुई, आपने अपने बारे में इतना अच्छा बताया, इतना प्रेरणाजनक और इतना स्पष्ट व्यक्तित्व अपने बारे में बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे दोबारा नेशनल एबिलिम्पिक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के माध्यम से एसेस ऑफ एबिलिम्पिक्स की एक और कहानी, एक और प्रस्तुति और एक और व्यक्तित्व के साथ, जो हमको बताएंगे कि अगर कठिनाई है तो कठिनाई से परे ही जीत है। धन्यवाद। आप लोग सब सुरक्षित रहें, शक्ति सदैव प्रदान करें। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर।